बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरियोडिक टेबल बेटा पूरा याद नहीं करना होता, कुछ चीजें उसकी याद करनी होती है पीरियोडिक टेबल की। अ, अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्काइल अमाइंस। ठीक है, तो ये एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा सा स्कोप जान लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, जब हमें थोड़ा स्कोप पता चल जाएगा तो उसके बाद हमें चैप्टर पढ़ने का थोड़ा सा मजा ज्यादा आएगा। ऐसे ऑल दो बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ने मजा नहीं आता, केमिस्ट्री थोड़ा फीका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सर थोड़ा सा अजीब सा सब्जेक्ट है। तो चले खैर, अब वो सारी बातें अपनी जगह पे। अब हम देख लेते हैं इसको, इसमें टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है भाई, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या पढ़ना है सर। हमने क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, अल्काइल हैलाइड कैसे क्लासिफाई होते हैं। क्लासिफिकेशंस पढ़ने के बाद हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन तो ले ही लेते हैं। प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के बाद हमने अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये अल्काइल हैलाइड का एक छोटा सा वन गो हमारा हो जाएगा कि हमने ये सारी चीजें सर इंशाल्लाह कवर करनी है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ना है सर, स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये दो तीन चीजें पढ़ने के बाद हमने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ने हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ने के लिए हमें पता होता है दो किस्म के रिएक्शंस देता है मेनली। एक आपके पास एसएन रिएक्शन, एक आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को पढ़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बड़ी काम की चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और अल्काइल हैलाइड से ही बनता है ये, इसलिए अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में इसको पढ़ा जाता है। अदरवाइज इसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री है, इसके ऊपर आप अलग से पूरा चैप्टर बना सकते हो। इसीलिए इसके बाद आपने जाके पढ़ना है बेटा अमाइंस को, अमाइंस के स्ट्रक्चर को, अमाइन की प्रिपरेशन को, अमाइन बेस होता है अमाइन की बेसिसिटी को, और अमाइंस की रिएक्टिविटी को। ठीक है, अमाइंस आपने पूरा कंप्लीट पढ़ना है, अमाइंस को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो ये हमारे पास इसके छोटे मोटे से टॉपिक है जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, नहीं बेटा आज नहीं पढ़ेंगे ही क्यों, अपने साथ और मेरे साथ दोनों के साथ आप लोग जुल्म कर रहे हैं। एक दिन में इतना कुछ कैसे पढ़ सकते हैं। शाम 5 बजे तक क्लास होगी तो मेरा ख्याल है हम इसको कवर कर लेंगे। नहीं, ये तो एक दिन का टॉपिक नहीं है बेटे। और आप लोग पढ़ पढ़ के बावले हो जाएंगे, टकरे मारेंगे, मोबाइल उठा के फेंकेंगे अपने। तो इसलिए हम एक दिन में इसको नहीं पढ़ेंगे, आप परेशान मत हो। ये 3 क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह कवर हो गई है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि ये अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है बेटा, इंटर पूरी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरी पढ़ेंगे एप्टीट्यूड के लिए। अब बेटा इधर सवाल जेनरिक क्वेश्चन छोड़ दें, इधर फोकस करना शुरू कर दें। तो ये हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन जो होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है सर, हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करें। ये एक अजम्पशन है, एक कंसिडरेशन है कि अल्काइल हैलाइड कैसे पैदा हुआ होगा। तो कहते ये हैं कि अगर आपका अल्केन है सर, अल्केन हमें कैसा दिखता है, अल्काइल रेडिकल और हाइड्रोजन। अल्काइल रेडिकल और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। अल्केन का अगर हम माइनस कर दें हाइड्रोजन को, माइनस कर दें हाइड्रोजन को, और प्लस कर दें हेलोजन को, ये कंसिडरेशन क्या बताती है कि अल्काइल अल्केन में से माइनस कर दें हाइड्रोजन को, प्लस कर दें हेलोजन को, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आर एक्स। और आर एक्स इज बेसिकली कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। इसमें जो आर है वो अल्काइल है, जो एक्स है वो हेलोजिन है। हेलोजिन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो हैलाइड ही कहलाता है। और यहां पर ये क्या है मेरा बेटा, ये अल्केन है। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स। जब इनकी क्लासिफिकेशंस पे जाते हैं मेरा प्यारा बेटा, तो क्लासिफिकेशंस इनकी जो होती हैं वो 3 4 किस्म की होती हैं। मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो और टेट्रा हेलो अल्केन। तो ये क्लासिफिकेशन पे जब हम जाते हैं तो ये
जी जनाब। जब इसी क्लासिफिकेशंस को हम पढ़ते हैं तो इसी क्लासिफिकेशंस हमारे पास चार किस्म की होती हैं। वो चार किस्म कौन सी क्लासिफिकेशन होती हैं? एक क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। दूसरी होती है डाई हेलो अल्केन। तीसरी होती है ट्राई हेलो अल्केन। चौथी होती है टेट्रा हेलो अल्केन। एक दूसरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, डाई हेलो अल्केन। तीसरी सर आप यहाँ पे कर देते हैं ट्राई हेलो अल्केन। और चौथी आप यहाँ पे कर देते हैं टेट्रा हेलो अल्केन। बहुत दूर हो गई, कोई बात नहीं। तो मोनो हेलो अल्केन जो होते हैं बेटा, मोनोहेलो अल्केन्स, ये मोनोहेलो अल्केन्स बेसिकली दे आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। इन मोनोहेलो अल्केन्स को आप अल्काइल हैलाइड्स बोलते हो। डाई हेलो अल्केन कौन से होते हैं सर? ये डाई हेलो अल्केन वो होते हैं जिसमें दो अल्काइल रेडिकल जुड़े होते हैं। ट्राई हेलो अल्केन की बात करेंगे तो ट्राई हेलो अल्केन वो अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसमें तीन हेलोजन एटम्स होते हैं। और आखिरी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टेट्रा हेलो अल्केन। तो टेट्रा हेलो अल्केन कह लें या पॉली हेलो अल्केन कह लें, जिसमें तीन से ज्यादा हेलोजन एटम्स जुड़े होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं टेट्रा हेलो अल्केन्स, राइट। तो ये इनकी चार बेसिक्स क्लासिफिकेशन होती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जब इसको देखते हैं तो मोनोहेलो अल्केन को कहते क्या है? मोनोहेलो अल्केन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। इनमें होता क्या है सर? एक हेलोजन एटम होता है, एक हेलोजन होता है। और अगर डाई हेलो अल्केन की बात करेंगे तो इसमें कितने हेलोजेंस होते हैं सर? इसमें दो हेलोजेंस एटम होते हैं। ट्राई हेलो अल्केन की बात करेंगे तो इसमें तीन हेलोजेंस एटम होते हैं। टेट्रा हेलो अल्केन की बात करेंगे तो इसमें चार हेलोजेंस एटम होते हैं, थ्री हेलोजेंस। इसको मोर देन थ्री भी कह सकते हैं, और इसको आप फोर हेलोजेंस एटम भी कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक सी बुनियादी सी बात है। मोर देन थ्री कह लें या इसको फोर कह दें, बात एक ही है। तो काम की बात क्या है कि इनमें से बेसिक अल्काइल हैलाइड कौन है? तो अल्काइल हैलाइड जो आपका होता है वो मोनो हेलो अल्केन होता है जिसमें एक हेलोजन एटम लगा होता है। तो मोनो हेलो अल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। तो सर क्या वो अल्काइल हैलाइड्स नहीं है तो वो भी अल्काइल हैलाइड की फैमिली के, लेकिन उनको अल्काइल हैलाइड एग्जैक्टली सेम नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसमें दो हेलोजन है, इसमें तीन हेलोजन हैं। अल्काइल हैलाइड से आपकी जो तशबीह निकलती है, अल्काइल हैलाइड से जो रिसेम्बलेंस निकलती है, वो ये निकलती है कि आपको एक हेलोजन एटम नजर आना चाहिए। जब इसके जनरल फॉर्मूले बात करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला लाजमी याद रखिएगा। ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस वन, और क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। अगर वो मुझे बोले कि भाई पेंटाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है, पेंटाइल क्लोराइड का, तो N की जगह पे रख दूंगा मैं 5। जब अगर मुझसे वो पूछ ले कि बता दो पेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो पेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला मैं इसको देख के बता सकता हूं कि N की जगह पे रख दूंगा 5, C5 हो जाएगा, H11 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटाइल क्लोराइड। यहां से मैं पेंटाइल क्लोराइड निकाल लूंगा। एक्स जो है यहां पर वो क्या है बेटा? हेलोजन है। मोनोहेलो अल्केन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ये जो मोनोहेलो अल्केन्स है ना, ये मोनोहेलो अल्केन्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं तीन किस्म के अंदर। मोनोहेलो अल्केन्स को हम फर्दरली तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। वो तीन हिस्से कौन से होते हैं? वो आपने नाम सुने हुए हैं, जो बच्चे पहले दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्होंने वो नाम सुने हुए हैं। जिन बच्चों ने बेटा चलती ट्रेन में शुरू किया था उन्होंने नाम नहीं सुने हुए। लेकिन आप दोनों ही बराबर हो, क्योंकि जिन्होंने सुना हुआ है वो भी भूल के बैठे हुए होंगे। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम दोबारा से पढ़ लेंगे, परेशानी की बात तो है ही नहीं सर। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी सुन लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी सुन लें। ये जो मोनोहेलो अल्केन होता है ना, इसकी फर्दर तीन क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है मेरा बेटा सेकेंडरी, और एक होता है प्यारा बेटा टर्शरी। तो इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई किया जाता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है? जिसमें डेफिनेशन समझिएगा कॉन्सेप्चुअली, हेलोजन एक ऐसे एटम से कनेक्ट हो जो फर्दर एक एटम से कनेक्ट हुआ है। आई रिपीट, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट हो जो फर्दर एक कार्बन से अटैच नजर आ रहा है, उसको आप बोलते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक और कार्बन से अटैच नजर आए, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, आई रिपीट, हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर
जो फर्दर दो कार्बन से अटैच नजर आए, जो फर्दर दो कार्बन से अटैच नजर आए, एक कार्बन यहां लगा दिया और एक कार्बन मैंने नीचे लगा दिया, दिस इज कॉल्ड ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर तीन कार्बन से अटैच नजर आता हो, उसको हम बोलते हैं मेरा बेटा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। इसमें जो कार्बन है इसको प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाएगा, ये जो कार्बन है इसको सेकेंडरी कहा जाएगा, ये जो कार्बन है इसको क्या कहा जाएगा, टर्शरी कार्बन कहा जाएगा। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी मिसाल होती हैं। बच्चे वेटिंग रूम में हैं। कर दिए। अच्छा, तो अल्काइल हैलाइड्स की तीन क्लासिफिकेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अल्काइल हैलाइड को हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। और एग्रोकेमिकल्स के अंदर इनको हम यूज करते हैं। ठीक है। अब काम की चीज जो है मेरा बेटा वो ये है, इसकी प्रिपरेशन और इसके रिएक्शंस। ये तो नन्ही मुन्नी बातें थी जो अभी हमने पढ़ ली, कवर कर ली। प्रिपरेशन, और उससे पहले मैं एक और काम करा देता हूँ इसका, ताकि हम एकदम से इक्वेशंस पे छलांगे मारे, इक्वेशंस पे जाएं। अभी हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भी एक काम की चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, इससे सवाल आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपको बताना होता है कि भाई हेलोजन में स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और बॉन्ड का नेचर कौन सा है, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई हुई है। तो ये सारी बातें बताना आप लोगों के लिए आसान है अगर आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थोड़ी सी तमीज से पढ़ी हुई है। अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? हम डाई ट्राई टेट्रा अल्काइल हैलाइड को भी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड का लफ्जी मतलब है ना, उसमें होता है एक हेलोजन एटम। तो एक हेलोजन एटम मोनो हेलो अल्केन में होता है। तो इसीलिए हम मोनो हेलो अल्केन को लफ्जों में अल्काइल हैलाइड कहते हैं। वो भी अल्काइल हैलाइड की क्लासेस हैं, लेकिन एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, अल्काइल हैलाइड में एक ही हेलोजन है, तो एक हेलोजन है तो मोनो हेलो अल्केन से बिलोंग करेगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड समझने के लिए मेरा बेटा आपको थोड़ी सी फर्स्ट ईयर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो फिलहाल इधर फोकस करें, वो थोड़ी सी नॉलेज हम गेन करते हैं। अल्काइल हैलाइड में लेट सपोज मैं बात कर लेता हूं, मैं बात करता हूं सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड CH3Cl की। जब चंदा मैं CH3Cl की बात करता हूं तो कार्बन यहां सेंटर में आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है मेरा बेटा, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा जी, आपने ऐसा क्यों किया? यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है CH3, और यहां पर एक क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है। ये CH3Cl का कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। इस CH3Cl के स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर एटम्स। कार्बन जो है उसने चार लोगों से बॉन्ड बनाया हुआ है। अच्छा, अब जो बातें मैं कहूंगा उस पे बिला सोचे समझे खामोशी से ईमान लेते आइएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की नॉलेज है। मैं सिर्फ यहां पर इसको डिफाइन कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर के अंदर आके इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर यहां पर आ गया है। तो यहां पर कार्बन इज अटैच विथ फोर अदर एटम्स। whenever carbon is attached with four other atoms then it is always sp3 hybridized। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp3। सर sp3 का मतलब क्या है? sp3 का मतलब ये होता है कि कार्बन, sp3 का मतलब ये होता है कि कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है और चार नए ऑर्बिटल्स बना लेता है। वो जो चार नए ऑर्बिटल्स बनाता है उसमें एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ऑर्बिटल मान ले ये रहा, तीसरा ऑर्बिटल ये रहा। बेटा ये बहुत खूबसूरत डायग्राम बन जाएगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है। तो ये तीसरा ऑर्बिटल ये रहा, और चौथा ऑर्बिटल, मान ले चौथा ऑर्बिटल आपका ये रहा। ये चार ऑर्बिटल है। ये कार्बन है सेंटर में,
ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 के बराबर होता है। 1 का मतलब होता है 1s1। क्या हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में, तो हाइड्रोजन s ऑर्बिटल के थ्रू इससे कनेक्ट होता है। दूसरा हाइड्रोजन भी s ऑर्बिटल के थ्रू इससे कनेक्ट होता है। तीसरा हाइड्रोजन भी s ऑर्बिटल के थ्रू इससे कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड में या सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में या मोनोहेलो अल्केन में, मोनोहेलो अल्केन में होता क्या है सर, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स किसके दरमियान, किसके दरमियान बेटा, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, किसकी ओवरलैपिंग से, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग होती है। अब सर कार्बन का sp3 कहां से आ गया, तो आप लोगों को कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती, नहीं आती तो जो मैं लिख रहा हूं उसको मान के चलें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1, एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं, कॉमा 2p x1 2p y1 2p z1। तो कार्बन के पास ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कार्बन इन चारों ऑर्बिटल्स को उठाता है और उठा के मिक्स कर देता है। मिक्स करने के नतीजे में नया ऑर्बिटल बनता है। उस नए ऑर्बिटल को आप बोलते हैं sp3। क्या बोलते हैं बेटा, sp3, क्योंकि इसमें एक s है और 3p हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज sp3। यस बेटा, अल्केन से स्टार्ट किया मैंने, अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया है। तो ये sp3 होता है। sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल मेरा बेटा, 3p ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें बच्चे पूछेंगे सर s कहाँ है, तो बेटा ये मैंने कहा था फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। वो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज क्या है कि कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल होता है, कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होता है, एक कार्बन के पास py ऑर्बिटल होता है, एक कार्बन के पास pz ऑर्बिटल होता है। नजर आ रहा है आपको ऊपर, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा अजीब सा मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको, ये रेजर से भी देख लें आप लोग इसको, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। अभी चारों ऑर्बिटल्स को कार्बन जब मिक्स करता है तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है कि आपके पास 4 गिलास हैं, एक गिलास में पेप्सी है, एक गिलास में फैंटा है, एक गिलास में 7 अप है, एक गिलास में कोई नई कोई कोल्ड ड्रिंक है जिसको आपने ड्यू बोल दिया, ड्यू है। अब चारों को उठा के आपने मिक्स कर दिया तो 4 गिलास ही बनेंगे, गिलास की तादाद कम नहीं होगी। लेकिन ना वहां कोई फैंटा बाकी होगी, ना कोई पेप्सी बाकी होगी, ना कोई ड्यू बाकी होगी, एक नई कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर भी चारों ऑर्बिटल्स को उठा के मिक्स किया तो ना एस बाकी ना पी बाकी, 4 नए ऑर्बिटल बन गए जिनकी शक्ल बेटा कुछ इस तरीके से होती है जो मैंने बनाकर दिखाई है आपको। ठीक है, और इसका नाम होता है sp3 ऑर्बिटल। ये s था, ये px था, ये py था और ये pz था। ठीक है, तो जनाब, तो मेरा बेटा अब ये कार्बन ने 3 बॉन्ड्स तो बना लिए। अब चौथा बॉन्ड कार्बन किससे बना रहे हैं, क्लोरीन से। जब क्लोरीन का हम आखिरी इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आता है। क्लोरीन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है वो कहां पे आता है, p ऑर्बिटल में। तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, डम्बेल शेप होता है। तो क्लोरीन की क्लोरीन को हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, p ऑर्बिटल से। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड के बाद एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, किसकी ओवरलैपिंग से, सर कार्बन ने हिस्सा लिया किसको भेज के, sp3 को भेज के, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 विच बिलोंग्स टू कार्बन। एंड क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन का जो ऑर्बिटल होता है वो होता है 3pz। 3pz, अभी 3pz क्या है सर बता देते हैं अभी। अब 3pz क्या है वो बता देते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी इसके लिए हमको। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगी, 1s2 2s2
2p6। जिसको नहीं आती वो फिलहाल इस पे दिमाग ना लगाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान चीज है, हम जब 11 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, 17 इसका क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो p5 का मतलब 3px, 3py, 3pz। 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का जो 3p z ऑर्बिटल है, ये अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर पाया जाता है। तो इसी ऑर्बिटल ने जाके कार्बन के साथ क्या बनाया है बेटा, बॉन्ड बनाया है। ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, sp3pz ऑर्बिटल की, sp3pz ऑर्बिटल की। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सिंपल हो गया है, इसमें और इससे ज्यादा मैं सिंपल कुछ नहीं कर सकता। हमने सिर्फ यहां पर क्या पढ़ना है कि भाई कौन कौन सा बॉन्ड बना है। आखिर में जो इसका शेप बनते हुए नजर आया, वो शेप कौन सा नजर आया, वो शेप नजर आया रेगुलर टेट्राहेड्रॉन या रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल ऑफ विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। अब अगर कोई पूछे आपसे 109.5 डिग्री, बेटा सीएल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको बताई है ना, 1s2, 2s2, 2p6। 11th पे हम पढ़ेंगे। अगर आपने बेटा 11th में पढ़ी हुई है, आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी हुई तो फिलहाल इसकी टेंशन मत लें। ये सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। जब हम 11th को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 109.5। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। तीन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं जो बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये एक सिंपल अल्काइल हैलाइड का क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, जिसमें बॉन्ड एंगल क्या था, 109.5 डिग्री। ठीक है, तमाम का जो एंगल होगा 109.5 होगा, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये जो हाइड्रोजन इस तरफ है, बेसिकली थर्ड डायमेंशन में पीछे की साइड पर होगा। ठीक है, तो इनमें सबका बॉन्ड एंगल, सारे ऑर्बिटल्स का जो बॉन्ड एंगल है मेरा बेटा, वो क्या होगा, 109.5 डिग्री। ठीक है, सबका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ही होगा। इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा बेटा, ये वाली चीजें जो है ना, ये सारी अब आपको याद करने वाली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखवा तो रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ समझने वाला नहीं है। बुक लाइनिंग से सवाल आने का ट्रेंड बन चुका है, चाहे किसी भी किस्म का एग्जाम हो, चाहे वो बेटा आपका ई कैट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमडी कैट का एग्जाम हो, बुक लाइन से सवाल आने का ट्रेंड बन चुका है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली बुक लाइन से ली जाती हैं, तो मैंने ली हुई हैं। आप अपनी किताब को पढ़ना है, और जब किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टेट की बात करते हैं। तो भाई ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये अल्काइल हैलाइड्स लोअर देन C18, 18 कार्बन की चेन से पहले पहले के जितने अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, या तो वो गैस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, या वो लिक्विड की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर या तो वो लिक्विड की सूरत में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या तो मेरा बेटा वो गैस की सूरत में क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो भाई इसकी सॉल्युबिलिटी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, इजिली सॉल्यूबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। साथ साथ वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्यूबल है, क्योंकि वाटर के लिए इसके पास कोई अट्रैक्टिंग पॉइंट नहीं है। क्यों अट्रैक्टिंग पॉइंट नहीं है, वाटर बेटा किसके साथ सॉल्यूबल होता है, वाटर उसके साथ सॉल्यूबल होता है जहां पर वो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सटेंड कर सकता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्दर बना सकता हो। तो यहां पर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, तो ये अल्काइल हैलाइड
स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाटर में ज्यादा सॉल्यूबल ये नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा हम आगे जाते हैं। अल्काइल हैलाइड्स में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। जब वो ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन। अल्केन के मुकाबले में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको समझिएगा, वजह क्या होती है, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कौन सी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ये होती है बेटा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। जब वो ज्यादा होती है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनका मेरा बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन। बेटा इनसॉल्यूबल का जुमला किताब में नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से नहीं बोल सकते। तो किताब में स्लाइटली सॉल्यूबल लिखा हुआ है तो आपने स्लाइटली सॉल्यूबल या पार्शियली सॉल्यूबल का जुमला लिखना है, ठीक है। तो इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने अल्केन के मुकाबले में क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। जैसे CH3Cl का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट CH4 के मुकाबले में क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आपने सिर्फ रिलेटिविटी बतानी होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज आपने कभी याद नहीं करनी। किसी लेवल के ऊपर जाके भी आपने एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं करनी होती। यू जस्ट नीड टू हैव द आइडिया अबाउट द रिलेटिविटी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा कम होगा, बस ये याद रखना है और उसका रीजन याद रखना है। अब एक और चीज याद रखिएगा बेटा, एक और चीज इससे रेलिवेंट याद रखिएगा। वो क्या है, अगर मैं कोई गिवन हेलोजन एटम देता हूं, फॉर गिवन हेलोजन एटम, पेपर में सवाल आया, पेपर में सवाल इस तरह आया कि भाई ये चार बंदे, कौन चार बंदे, एक है CH3Cl, दूसरा है C2H5Cl, तीसरा है C3H7Cl, चौथा है भाई C4H9Cl। इसमें क्या चीज कॉमन है, इनमें क्या चीज कॉमन है बेटा इन चारों में, सो गए। इन चारों में क्या चीज कॉमन है, हेलोजन कॉमन है। जब हेलोजन कॉमन है तो यही मैंने लिखा है, फॉर गिवन हेलोजन एटम जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्काइल ग्रुप के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब भाई जितना ज्यादा बड़ा अल्काइल रेडिकल होता रहेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। मास ऑफ अल्काइल ग्रुप के क्या होता है मेरा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर वो इन चारों में पूछता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो आप सिंपली बोल दोगे C4H9 वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज्यादा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखें जरा इसका ऑपोजिट क्या बन सकता है। सर इसका ऑपोजिट बनता है, अगर मैं गिवन अल्काइल ग्रुप करूं, गिवन अल्काइल ग्रुप, समझे जरा बात को, गिवन अल्काइल ग्रुप, ये वो चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब गिवन अल्काइल ग्रुप कर दिया, मैंने चार ऑप्शंस दिए। मैंने कहा भाई आपके पास है CH3 फ्लोराइड, आपके पास है CH3 क्लोराइड, आपके पास है CH3 ब्रोमाइड, और आपके पास है CH3 आयोडाइड। तो इनमें क्या चीज कॉमन है, सर इनमें अल्काइल रेडिकल जो है वो कॉमन है, ठीक है। इनमें अल्काइल रेडिकल जो है वो क्या है, कॉमन है, मिथाइल ग्रुप कॉमन है। तो फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ होती है, वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ बेसिकली किसकी ज्यादा होती है, सर वो ज्यादा होती है कार्बन आयोडीन बॉन्ड, देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड।
ठीक है। तो हमने दोनों केसेस को पढ़ लिया कि हेलोजन एटम में क्या होगा और ब्रोमीन एटम में क्या होगा। ओ सॉरी, हेलोजन एटम में क्या होगा और अल्काइल ग्रुप में क्या होगा। एक लास्ट चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो लास्ट चीज क्या है बेटा, कि डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। डेंसिटी ऑफ, बेटा 12 बजे टेस्ट है तो 12 बजे टेस्ट नहीं देना, 12 बजे से वैलिडिटी है टेस्ट की, तो क्लास के बाद आप टेस्ट दे दीजिएगा। बेटा ये ऑर्डर मैंने चंदा रिएक्टिविटी का नहीं लिखा। आई रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूं। आप लोग जो बात कर रहे हो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, तो वो रिएक्टिविटी या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है। ये मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं लिखा। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है बेटे, ये ऑर्डर मैंने लिखा है किस चीज का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ये ऑर्डर मैंने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप लोग उसको मिक्स ना करो। ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है ये, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं लिखा, भी इसका ऑर्डर आगे दोबारा बताऊंगा मैं। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो होती है फॉर अ, अगर हेलोजन एटम कांस्टेंट हो तो डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज हो रही होती है। डिक्रीजेस, ये बेटा याद रखिएगा, लास्ट में इस काम की बात है। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो रही होती है। तो जनाब, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो एक हेलोजन एटम के लिए डिक्रीज होगी। कब कब, जब जब हम इंक्रीज करेंगे मास ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो डेंसिटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल। डेंसिटी रेसिप्रोकल होती है मास ऑफ अल्काइल ग्रुप के, अगर एक हम कॉमन हेलोजन एटम रख के जाएं। तो अब इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या क्या सवाल आ सकता है पेपर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज से सवाल आ सकता है बेटा कि इसकी स्टेट क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से सवाल आ सकता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से सवाल आ सकता है कि बेटा इसकी डेंसिटी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। ठीक है, वो सवालात में हम इसको देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एंड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक इसका भी स्टार्ट हुआ है वो है प्रिपरेशन। तो सर अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक तो वो चल रहा था जो किताब में लिखा हुआ है। सर आपको किताब में पढ़ने के लिए देते थे, लेकिन आप लोग किताब को पढ़ते ही नहीं थे। तो इसीलिए इसको मैंने किताब से निकाल के आपको पढ़ा दिया, ताकि आप लोगों पे बेटा कोई अलग से कुछ पढ़ना पढ़ाना ना पड़े, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है नहीं। बहुत मसरूफ बच्चे होते हैं आप लोग, तो इसीलिए आपको मैंने अलग से पढ़ने के देने के बजाय इसको क्लास में ही कवर करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, सारी चीजें बताऊंगा, बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी सारी चीजें बताऊंगा बेटा, भी उसके रिएक्शंस पे आने तो दो। सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल लेट्स की बात करते हैं, तो ये अब अच्छा, अब देखिएगा रिएक्शंस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। वो रिएक्शन आप जो पहले पढ़ पढ़ के आ रहे थे, वही रिएक्शंस यहाँ पर रिपीट हो रहे होंगे। नए रिएक्शंस बहुत कम ऐड होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही हुस्न है कि एक चीज आपने पहले पढ़ ली है, तो वो चीज बार बार आपको मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही होती है। अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो भाई जल्दी से आते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, इसकी प्रिपरेशन क्या है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के साथ अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाएं, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा अल्काइल हैलाइड। अच्छा जी सर, अभी देख लेते हैं कैसे मिलता है वो प्रोडक्ट।
कैसे रिएक्शन करवाना है? ये रिएक्शन आपने करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं? वो हम यहाँ पे यूज करते हैं ZnCl2। ZnCl2 हम यहाँ पर यूज करते हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। रिएक्शन क्या होता है? ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ तो अभी देख लेते हैं दोबारा से। वो क्या रिएक्शन है कि आपने अल्कोहल पकड़ा, CH3, कोई भी अल्कोहल ले लेता हूं मैं, मोस्ट फेमस अल्कोहल लेता हूं CH3CH2OH। ये मैंने अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल का रिएक्शन करवाया मैंने मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर से इसका मैंने रिएक्शन करवाया। जब ये रिएक्शन हुआ तो मेरा बेटा यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। जिस बच्चे को बॉन्ड ब्रेक करने की तमीज आ गई उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आ गए। जिसको बॉन्ड ब्रेक करने की और बॉन्ड मेक करने की तमीज नहीं आ सकी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा रट्टे मारता रहेगा, लटकता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जब वो ब्रेक हुआ तो आखिर में प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? CH3CH2 और साथ बन जाएगा Cl, और प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। प्लस क्या बनेगा हमारे पास? H2O बनेगा। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना और समझना बहुत जरूरी है कि भाई कौन कैसी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रखता है। ये बेटा ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू ज्यादा रिएक्शंस पे से नहीं आते, ज्यादा रिलेटिविटी से आते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस केस में क्या होगी, इस केस में क्या होगी, इस केस में क्या होगी। तो ये दिस इज योर प्रिपरेशन कि भाई हमने अल्काइल हैलाइड तो बना लिया। जब अल्काइल हैलाइड बना लिया तो अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया? अल्कोहल की हमने डिहाइड्रेट, बेसिकली डिहाइड्रेशन की अल्कोहल की। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दो केसेस में पढ़नी है आपको। वो दो केसेस कौन से हैं बेटा? एक केस तो हेलोजिन एसिड को लेके, HX को लेके, कौन सा हेलोजिन एसिड अच्छा काम करेगा। दूसरा केस जो होता है वो होता है आपके पास अल्काइल हैलाइड को लेके। तो भाई हेलोजिन एसिड को जब जब भी बात करते हैं तो मेरा बेटा हेलोजिन एसिड में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्टिव कौन होता है? HI। HI इज रिएक्टिव देन HBr। HBr इज रिएक्टिव देन HCl। HF जो है वो आपके पास रिएक्टिव नहीं होता ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो अल्कोहल जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन होगा? टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, और देन प्राइमरी अल्कोहल। इस रिएक्टिविटी से अल्कोहल रिएक्शन करेगा कि टर्शरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? तो मैं इसका छोटा सा रीजन बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। अगर वो रीजन जहन में बैठ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भूल जाइएगा सर ने कुछ कहा था। वो रीजन ये होता है मेरा प्यारा बेटा कि आपका जो अल्कोहल है जो अल्काइल हैलाइड में जा रहा है वो बेसिकली बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बन का पॉजिटिव आइन जब उससे OH निकल जाता है तो जो कार्बोकैटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का होता है। क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन को सपोर्ट करने के लिए 3 फर्दर कार्बन मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी SN1 SN2 में आएगा। तो फिलहाल यहां मैं खाली इसकी बिल्डिंग ब्रेक एक बुनियाद डाल रहा हूं, आगे इसको डिटेल में हम डायग्राम से देखेंगे, रिएक्शन से देखेंगे। सिर्फ समझाने की बात बता रहा हूं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जो कार्बोकैटाइन होता है वो स्टेबल होता है। इसलिए टर्शरी अल्कोहल, सॉरी, टर्शरी अल्कोहल का कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है। दैट्स वाई टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा फेवर करता है डी इस वाले रिएक्शन को अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। अब इसमें एक चीज यूज की है हमने, वो क्या यूज किया है बेटा? ZnCl2। मेरा बेटा हमने इसमें एक चीज यूज की है ZnCl2, और साथ में क्या यूज किया है? HCl यूज किया है। जब भी ZnCl2 और HCl आप डालें तो ZnCl2 और HCl का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को एक नाम देते हैं। जरा मुझे बताएं कौन बच्चा इसका नाम बताएगा?
इस मिक्सचर का एक नाम देते हैं, कौन बच्चा इसका नाम बताएगा? अमलगम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शाबाश। ल्यूकेस सोल्यूशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ल्यूकेस रिएजेंट है जो बेसिकली आगे जाके आप यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। शाबाश शाबाश। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को ये आइडेंटिफाई भी करता है, उनके दरमियान डिस्टिंग्विश टेस्ट भी करता है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, ये टेस्ट अभी हमने आगे जाके करना है। दिस इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के दरमियान ये डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, सेकंड प्रिपरेशन है हमारी इसकी, जल्दी से आते हैं। क्विक सेकंड, ये फर्स्ट प्रिपरेशन में हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, रिएक्टिविटी सारी चीजें देख ली हमने। सेकंड प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है भाई अल्कोहल्स विद अदर हेलोजिनेटिंग एजेंट। हेलोजिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जो बेटा हेलोजिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स को हम HCl से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। अल्कोहल बेसिकली आर द मेन सोर्सेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल मेन सोर्स है। अब अल्कोहल को हम अदर हेलोजिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी ट्रीट करते हैं, और उनके साथ ट्रीट करके हम क्या करेंगे भैया, अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आसान सा काम है भाई। अब वो अदर हेलोजिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें नॉर्मली आपने देखा होगा PCl3, PBr3, PCl5, SOCl2। तो मल्टीपल वो हेलोजेंस एजेंट होते हैं, जितने हमारी किताब में हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा हमारी किताब में, सबसे पहले है थायोनाइल क्लोराइड। व्हाट इज दिस थायोनाइल क्लोराइड? क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, थायोनाइल क्लोराइड का? सो गए? 50% HCl, 50% H2SO4 के मिक्सर को क्या नाम देते हैं? नहीं बेटा मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं है, कोई नाम होता होगा तो मुझे पता होगा, तो फिलहाल मेरे जहन में नहीं है। थायोनाइल क्लोराइड का नाम होता है बेटा SOCl2। ठीक है, SOCl2 इज कॉल्ड एज थायोनाइल क्लोराइड। तो भाई अल्कोहल का आपने रिएक्शन करवाना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट होता है पायरेडीन। पायरेडीन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है तो आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। MCQ में 12 एक सवाल आया, वो भी बताता हूं, अभी नहीं बता रहा, ये दोनों करवा दूं। इसके दो मेथड्स हैं, A और B दोनों के बाद बेटे मैं MCQ का एक सवाल आता है 12, मुझे याद भी दिलाइएगा सर, आपने एक कही थी बात कि MCQ में 12 एक सवाल आता है, वो 12 का मतलब बार बार, वो क्या सवाल आता है? ठीक है, अभी मुझे याद दिलाइएगा जरूर। ये रिएक्शन क्या होता है भाई, एक आपने अल्कोहल पकड़ा CH3CH2 और साथ में रखा OH, इसका रिएक्शन करवाया मेरा बेटा आपने SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाया पायरिडीन की मौजूदगी में। मुझे कौन बच्चा पायरिडीन का फॉर्मूला बता सकता है? पायरिडीन का फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था, बेंजीन में ही आता है। पायरिडीन क्या होता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है। शाबाश। C6H5 नहीं होता, C6H5 के बाद भी कुछ होता है। तो पायरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5 और N, नाइट्रोजन लगा हुआ होता है इसमें। ठीक है, तो ये पायरिडीन का फॉर्मूला होता है। अब आपने अल्कोहल को हीट किया थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो रिजल्ट में क्या हुआ कि यहां पर CH3CH2 अल्कोहल का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या बन गया मेरा बेटा? CH3CH2, साथ में क्या बन गया? Cl बन गया। पीछे क्या रह गया? SO2, SO2। फिर पीछे क्या रह गया? HCl। पीछे रह गया HCl। तो ये आपके पास मेथड है, जिस मेथड से आप क्या करते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं, सॉरी अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेथड है, वो सेकंड मेथड है, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे दो लाइन छोड़ देता हूँ, जो MCQ है MCQ वाली बात लिखने के लिए। अच्छा, दूसरा मेथड है हमारे पास, थायोनाइल क्लोराइड के अलावा भी हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सर फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स PX3, और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स PX5। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं।
जिसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, अपना अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। सही है। अब ये रिएक्शन बहुत सिंपल है कि भाई दोबारा से आप कोई अल्काइल हैलाइड ले लीजिए। सर अभी ले लेते हैं। मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, लेट सपोज ये इथाइल क्लोराइड ले रहा था, तो मैंने इथाइल क्लोराइड ही ले लिया, CH3। अब ये रिएक्शन खुद से भी करें आप लोग अपनी कॉपी में, CH3CH2Cl। जब इसका रिएक्शन मैंने PX3 से करवाया, अच्छा PX3 की जगह भी मैं स्पेसिफिक एलिमेंट ले लेता हूं, वो ले लेता हूं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 मैंने यहां पर ले लिया। जब PCl3 से रिएक्शन करवाया, कोई खास कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर क्या बन गया सर, CH3Cl बन गया, CH3Cl बन गया। सॉरी OH लेंगे, एग्जैक्टली OH लेंगे। जी बेटा OH ही लेंगे, इंसान खता का पुतला है तो OH लेंगे। PCl3 लेंगे तो CH2 और Cl बन गया। और आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या बना, H3PO3। H3PO3 इज कॉल्ड एज, H3PO3 इज कॉल्ड एज, पेपर का सवाल है, आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। H3PO3 को हम क्या बोलते हैं, इसका पूरी किताब के अंदर जो रेफरेंस मिलता है वो इसी रिएक्शन के अंदर मिलता है। तो H3PO3 इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, उस फॉस्फोरिक एसिड को H3PO4 बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। फॉस्फोरस एसिड के साथ इसको एक और नाम देते हैं, वो होता है फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक है। फॉस्फोरिक नहीं बोलते, फॉस्फोनिक बोलते हैं। फॉस्फोरिक किसको बोलते हैं, H3PO4 को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्या यहाँ पे PCl3 यूज करते हैं? नहीं बेटा, PCl3 जो यूज करते हो, मैंने इसलिए लिया PCl3 क्योंकि PCl3 का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता। PCl3 इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है देन किसके मुकाबले में, PBr3 के मुकाबले में एंड PI3 के मुकाबले में। ठीक है बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देंगे तो H3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 लगा देंगे तो ये H3 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से OH का बॉन्ड टूटा है ना, तो 3 बैलेंसिंग के लिए मैं 3 लगाया तो ये H3 हो गया। P ऑक्सीजन भी एक दफा था, तो यहाँ पर मैंने 3 लगाया तो ऑक्सीजन भी 3 दफा हो गया, H3PO3 बन गया। तो भाई इजिली अवेलेबल होता है देन PBr3 PI3 के मुकाबले में, तभी हम कॉमनली PCl3 यूज करते हैं, कॉमनली हम PCl3 यूज करते हैं। अच्छा, इसका दूसरा रिएक्शन भी है, इसका दूसरा रिएक्शन भी है। उस दूसरे रिएक्शन में क्या यूज करूंगा, मुझे बताइए। ये मैंने फास्फोरस ट्राई हैलाइड यूज किया है। सर दूसरे रिएक्शन में आप क्या यूज करेंगे, सर दूसरे रिएक्शन में आप यूज करेंगे CH3CH2OH के साथ टेट्रा नहीं, पेंटा हैलाइड, PCl5 को यूज करेंगे। तो PCl5 वाले रिएक्शन के अंदर मेरा बेटा प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस एक फर्क आता है कि वहां पे H3PO3 बनता है, वहां पे H3PO3 बनता है, यहां बनता है POCl3, यहां बनता है POCl3। और साथ साथ क्या बनता है, HCl बनता है, POCl3 प्लस का क्या बनता है, HCl बनता है। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाया तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, और साथ साथ आपको एक एडिशनल प्रोडक्ट मिला जिसको आप बोलते हो POCl3 प्लस HCl। अब ये दोनों मेथड्स हैं। अब पेपर में बारहा जो सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि अगर आप हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो विच हेलोजिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नहीं आई बात समझ में? सवाल दोबारा सुनो। अगर आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज करते हो तो विच हेलोजिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये सवाल बारहा का मतलब मैंने अक्सर और बेशतर हर एग्जाम में देखा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में सवाल ये मौजूद होता है। वो इसलिए, शाबाश सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, SOCl2 इज द बेस्ट, क्योंकि सर किताब में लिखा हुआ है। आगे जिसने किताब पढ़ी तो एग्जैक्टली उसको पता होगी ये बात, जिसने किताब नहीं पढ़ा है, मासूम बच्चा है वो, तो कोई बात नहीं, वो भी देख ले कि भाई ये जो आपका मेथड है कंसिडर एज बेस्ट मेथड, इसको हम जो SOCl2 वाला मेथड है इसको हम कंसिडर करते हैं एज द बेस्ट मेथड
शाबाश, बच्चा रीजन भी बता रहे हैं, और सही रीजन बताइए कि इसको बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है क्योंकि HCl जो बना इसमें और SO2 जो बना, HCl एंड SO2 बोथ आर गैसेस। HCl एंड SO2 दोनों की दोनों क्या है बेटा, इसमें गैसेस हैं। जब ये दोनों गैसेस होती हैं तो इनकी वजह से क्या होती है, जिसको ये गैसेस आराम से आपके अल्काइल हैलाइड से स्केप कर जाती हैं। जब अल्काइल हैलाइड से बाहर निकल जाती हैं तो लिविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट, बोथ आर गैसेस, जो उड़ जाती हैं और पीछे क्या छोड़ जाती हैं, लिविंग बिहाइंड प्योर प्रोडक्ट। पीछे साफ सुथरा प्योर प्रोडक्ट जो है वो छोड़ के चली जाती है, ठीक है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड की हमारी क्या है बेटा, प्रिपरेशन है। अब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के बाद इसके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले यू कैन टेक 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक आप लोग ले लें। 10 मिनट ब्रेक के बाद हम इसका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स का आप यहाँ पर ब्रेक ले लीजिए। लीजिएगा सर, आ गए, स्टार्ट करते हैं हम इसको। जी बेटा, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। तो ये रिएक्टिव किस वजह से होते हैं, इसके पीछे दो चीज़ें होती हैं। तो आसान लफ्जों में अल्काइल हैलाइड को हम कंसिडर करते हैं एज ए रिएक्टिव ग्रुप, और उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। वो दो चीज़ें क्या है, एक बच्चे ने पहले भी बताया था सर ये दो चीज़ों के बारे में बता दें, तो मैंने कहा था जब रिएक्टिविटी आएगी तो उस टाइम मैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि रिएक्टिविटी से पर्टेन करता है ये। तो वो दो चीज़ें क्या है, एक है बेटा आपका बॉन्ड एनर्जी। मेरा पेन आज मजे का नहीं लिख रहा, पता नहीं क्या हो गया। कंसिडर्ड एज रिएक्टिव ग्रुप। और जो रिएक्टिविटी है वो दो चीजों डिपेंड करती है। बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अभी आगे एक और रिएक्शन में आएगा, अल्काइल हैलाइड वहां बन रहा होगा, तो मैं वहां पर इसको बताऊंगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन मैंने डेलिबरेटली भी नहीं पढ़ा है, जो प्रिपरेशन आगे नहीं थी वो मैंने ही पढ़ाई है। अच्छा जनाब, एक क्या है इसकी बॉन्ड एनर्जी। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो बना हुआ है जिसकी वजह से ये अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है, एक इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, और दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है बेटा कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। इन दो चीजों के ऊपर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है, और ये इसके रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। एक तो बॉन्ड पोलैरिटी, और एक दूसरा क्या है, बॉन्ड एनर्जी। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। अब पहले हम बॉन्ड एनर्जी को देख लेते हैं, फिर बॉन्ड पोलैरिटी को देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और इस बॉन्ड एनर्जी को कंसिडर किया जाता है, इट इज द मेन फैक्टर टू डिसाइड द रिएक्टिविटी, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसकी रिएक्टिविटी,
इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने का मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो कौन होते हैं? कार्बन और आयोडीन बॉन्ड। उसके बाद जो होता है वो रिएक्टिविटी किसकी होती है? कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड की। देन उसके बाद कौन होता है? कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड। और उसके बाद कौन होता है? कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड। ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द सेम अल्काइल ग्रुप एंड डिफरेंट हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी कि कार्बन आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन फ्लोरीन। ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? सी एक्स बॉन्ड हमारे पास पोलराइज बॉन्ड है। सी एक्स बॉन्ड हमारे पास क्या है बेटा? पोलराइज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाए जाने की वजह भी आपको पता है कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बंदा लगा हुआ है वो कौन है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरमियानी होती है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अभी मैंने बताया भी था, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कब आता है? जब कार्बन का और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सर ये हुआ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कब आएगा? जब कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा। पोलराइज मीन बेटा चार्ज क्रिएट होना। पोलराइज्ड मीन्स क्या होता है? चार्ज क्रिएट होना, पोल्स क्रिएट होना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स क्रिएट होना। तो यहां से एक रिलेशन आपको पकड़ में आता है। वो रिलेशन क्या पकड़ में आता है कि भाई बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है, बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतने ज्यादा ही पोल्स क्रिएट होंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। तो भाई रिएक्टिविटी का इन सारी चीजों से क्या होता है? इनवर्सली रिलेशन होता है। अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें, बॉन्ड रिएक्टिविटी की बात करें, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें, तो इन सब का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक गो में देख लें इसको कि बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा, पोल ज्यादा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आप यहां पे रखें पहले। सबसे पहले इसमें उसूली तौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, देन व्हाट डज इट मीन कि बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा। बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा तो इसका मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका मतलब क्या होगा? रिएक्टिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सा रिलेशन है जो आपने बेटा याद रखना होता है इस रिलेशन को, ठीक है। जी। फ्लोरीन की बॉन्ड पोलैरिटी बिल्कुल सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की बॉन्ड पोलैरिटी बिल्कुल सबसे ज्यादा होती है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, तभी उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम भी लिखी है मैंने। अगर आप देखेंगे ना तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की रिएक्टिविटी मैंने सबसे कम लिखी है। तो इनके दो फैक्टर्स होते हैं रिएक्शंस के, वो दो फैक्टर्स लिख दिए। और वो दो फैक्टर लिखने के बाद हमारे पास जो इसके रिएक्शंस आते हैं, वो रिएक्शंस कौन कौन से आते हैं? इसके बेसिकली तीन किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद गिरिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करना, इसका एक रिएक्शन होता है। तो ये दो तीन चार किस्म के इसके रिएक्शन होते हैं जो अभी हमने इसके पढ़ने होते हैं। वर्ड सिंथेसिस, वर्ड्स रिएक्शन करना इसका एक रिएक्शन होता है। तो क्विकली बेटा जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम इसको एंड करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम एलिमिनेशन रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे, आसान है।
जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है? वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसान लफ्जों में आप एस एन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं सिंपल एस एन रिएक्शन। एस एन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और पहले से लगे हुए वीक न्यूक्लियोफाइल को वो क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, वीक कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है। पहले तो इन रिएक्शंस की लॉजिक देख लें। इस रिएक्शन की लॉजिक क्या है कि भाई ये मान ले कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एन यू करके। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये कार्बन का जो बॉन्ड है हेलोजन के साथ, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ये एल बनाया है, एल का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा भाई, अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन की जान छोड़ देगा, कार्बन से निकल जाएगा। ये लिविंग ग्रुप जो होता है लीव कर देगा कार्बन को ये। और यहां पर ये कौन है, यहां पर ये हेलोजेंस है। यहां पर ये कौन है, हेलोजेंस है जो लीव कर जाएंगे। जब ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा तो आपके पास शक्ल क्या बचेगी रिएक्शन की, भाई कार्बन अधूरा हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो नेगेटिव चार्ज लेकर अटैकिंग बंदा बैठा हुआ है, ये कार्बन को बोलेगा हौसला रखो, आपका इलेक्ट्रॉन छीना है, मैं आपके साथ आता हूं और बॉन्ड बना लेता हूं। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन के साथ क्या बना लेगा बेटे, कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। कार्बन भी खुश हो गया, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था शेयर किया हुआ वो न्यूक्लियोफाइल की थ्रू वापस आ गया, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गई। साथ में जो एल निकला है, ये इस एल का मतलब क्या होता है, ये मेरा बेटा आपका होता है लीविंग ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जो निकल गया रिएक्शन से। ओवरऑल रिएक्शन की नेचर देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन की अगर नेचर देखें तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है कि आपके पास एक पहले से बंदा लगा हुआ था, उसकी जगह पे दूसरा बंदा आ गया। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। किसकी सब्स्टिट्यूशन हुई, न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हुई। न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हुई, दैट्स व्हाई दीस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेना जरूरी है। अगर ये वो कॉन्सेप्ट्स नहीं लिए तो बेटा इसको पढ़ना बेकार है। रिएक्शंस मैकेनिज्म हर बंदा करा देता है, रिएक्शन मैकेनिज्म हर बंदा कर लेता है, वो करना चैलेंज नहीं है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, वो जरा स्ट्रॉन्ग करने जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या बला है। न्यूक्लियोफाइल जो भी बला है उसमें गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, हेलोजेंस में गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है, पुअर लिविंग ग्रुप कौन होता है। तो सिर्फ 10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। पहले जरा समझिएगा, एसएन रिएक्शंस के अंदर जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो या तो लुईस बेस होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, लुईस बेस। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। अब इन बातों को बुलेट्स बना के लिखते रहे अपनी कॉपी के अंदर, ये बहुत बेटा काम की बात है। एसएन रिएक्शंस के अंदर जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा लुईस बेस होगा। लुईस बेस कौन होते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। या तो ये न्यूट्रल होते हैं या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे वाले केस के अंदर इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे जल्दी से बताइए मैंने क्या बोला। सर आपने एक बात बोली है कि एस एन रिएक्शंस में इन एस एन रिएक्शंस जो ये न्यूक्लियोफाइल बला है आर ऑलवेज लुईस बेस। लुईस बेस की डेफिनेशन लिखें, क्या होती है लुईस बेस की डेफिनेशन, वो बंदा जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो और इसके ऊपर एंड इट में बी, इसके ऊपर या तो न्यूट्रल चार्ज होगा
या इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होगा, या इसके ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। इट मे बी न्यूट्रल और नेगेटिव। दूसरी बात, एसएन रिएक्शंस के अंदर दो बंदे होते हैं। एक वो बंदा होता है जो हमला करता है, जो अटैक करता है, जो अटैक करता है, अटैकिंग मॉलिक्यूल होता है। अटैकिंग मॉलिक्यूल को मेरा प्यारा बेटा हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं मेरा बेटा उसको हम? रिएजेंट। जो अटैक करता है, कोई ना कोई एक्शन लेता है। और जो जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, जिस पर हमला किया जाता है, उसको हम कहते हैं बेटे सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। तो रिएजेंट जब सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर अटैक करता है, तो एसएन रिएक्शन में जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, ये सबस्ट्रेट फ्रीक्वेंटली अल्काइल हैलाइड होते हैं। ये सबस्ट्रेट जो होते हैं वो, एसएन रिएक्शंस को मैं जेनेरिकली समझा रहा हूं, अल्काइल हैलाइड के लिए नहीं बता रहा। एस सबस्ट्रेट जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। नॉर्मली वो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स पर अटैक होता है, ठीक है। जितने भी एसएन रिएक्शंस होते हैं उसमें फ्रीक्वेंटली जो सबस्ट्रेट होते हैं वो कौन होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। और जो लिविंग ग्रुप होता है, वो ग्रुप जो निकलता है, जिसकी जगह सब्स्टिट्यूट आता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इमाम फखर जमान की टांग टूट गई या कुछ भी हो गया उस बेचारे के साथ, तो वो निकला, उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। उसकी जगह कोई आएगा, उसको हम बोलेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट जो होता है फ्रीक्वेंटली अल्काइलाइड होता है। एंड लिविंग ग्रुप जो होता है वो कौन होता है? हैलाइड आइन होता है। लिविंग ग्रुप इज हैलाइड आइन। लिविंग ग्रुप कौन होता है बेटा? आपका हैलाइड आइन होता है। तीसरा इसमें रिएक्शन में एक और काम क्या हो रहा था, जो मैंने ऊपर एक और काम लिखा, वो तीसरा काम क्या हो रहा होता है वो यहां पे लिखते हैं। वो तीसरे काम होता है, जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, मैंने स्टेरिक बना के लिखा है, दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये एज अ बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया? इसका इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया? इन्ना लिल्ला सो गए। इसका इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया? शाबाश। लिविंग ग्रुप इसका इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और ये एक्सेप्ट करता है, ये क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से दोस्ती करके उससे इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है। तो ये सवाल एमसीक्यू में आया था कि भाई इन अल्काइल हैलाइड द कार्बन एटम बिहेव्स एज, अल्काइल हैलाइड में कार्बन एटम बिहेव क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, नन, या बोथ? दो सवाल है। इन अल्काइल हैलाइड कार्बन एटम बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, और इन गिरिग्नार्ड्स रिएजेंट, गिरिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर कार्बन एटम बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो गिरिग्नार्ड रिएजेंट में जाकर देखेंगे हम। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है, वो आता है ये न्यूक्लियोफाइल और बेस। ये न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस में क्या फर्क है? आइए देखते हैं। सर आपने कहा कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा लुईस बेस होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस में क्या फर्क है? न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस। तो भैया, बेस की डेफिनेशन क्या होती है? बेस की डेफिनेशन क्या होती है? हु इज बेस? साइड में लिख देता हूं मैं यहां पर। बेटा ये वो वाली बेस नहीं है जो आप लोग मेकअप पे यूज करते हैं। ये बेस वो है एसिड और बेस वाला। बेस की डेफिनेशन होती है वो बंदा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, pH 7 हो, शाबाश। इलेक्ट्रॉन डोनेट करे टू प्रोटॉन, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो कहलाता है बेस। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे टू एनी एटम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे टू एनी एटम
अदर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? वो हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया हो। प्रोटॉन का मतलब होता है वो हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया हो, उसके अलावा किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे स्पेसिफिकली। अगर स्पेसिफिकली अब बात करोगे, स्पेसिफिकली हम इसमें कार्बन का जिक्र करते हैं। तो अब आपको बेस का और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बेस क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है। बेस जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, और न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह इन दोनों की अलग है। बेस जो है वो एसिड को, मतलब एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो आपका मेरा बेटा न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? स्पेसिफिकली कार्बन को, अदर देन हाइड्रोजन। पहले बताइए, ये दो बातें समझ में आ गई? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो। ठीक है। अब मुझे बताएं, अब मुझे जरा बताएं, सिर्फ एक बात का जवाब दें, इलेक्ट्रोफाइल और बेस में क्या फर्क है? ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया। सर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर बेस की बात करें तो बेस जो है वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब हाइड्रोजन को। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी और एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, स्पेसिफिकली कार्बन को करता है। अ न्यूक्लियोफाइल विल बी कॉल्ड एज बेस व्हेन। वाह क्या सवाल आया। न्यूक्लियोफाइल, पहली बात तो मैंने लिखी, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। ये सवाल का जवाब है, अ न्यूक्लियोफाइल विल बी कॉल्ड एस बेस। बेस का मतलब लुईस बेस, व्हेन, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस कब कहलाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको डोनेट करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, शाबाश, when it donates electron to hydrogen, when it donates electron to proton, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। जब ये अपना डोनेट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तब ये बेस कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। एक फर्क तो ये, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब एक और मजे की बात, अब एक और मजे की बात, ये जो ओ एच है, ये जो ओ एच है, ओ एच मतलब हाइड्रोक्सी, दिस ओ एच जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एस एन रिएक्शन में, एस एन रिएक्शन में अगर ये आपको ओ एच नजर आए, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है कार्बन को। आप अभी आगे जाके एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे वहां भी ओ एच को यूज करेंगे, आप एस एन रिएक्शन कर रहे हैं वहां भी ओ एच को यूज कर रहे हैं, लेकिन एस एन रिएक्शन में ओ एच को आप न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और इसी ओ एच को आप एलिमिनेशन रिएक्शन जो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, उन एलिमिनेशन रिएक्शन में इसी को आप बोलते हैं बेस। क्यों भाई, क्या फर्क है सर? इसको हम न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते? तो बेटा यही कॉन्सेप्ट का फर्क है कि आप इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल बोलते हो एसएन रिएक्शन के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं कार्बन को। इसकी रीजन आप डॉट 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 के अंदर देखो, दिल की आंख से नजर आएगी आपको इसकी रीजन। मीडियम शीडियम की कोई बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। बेटा मेरा इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हुआ होगा, मेरी आवाज रीस्टोर हो तो बताइएगा। मेरी आवाज आई है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो मैं वो कह रहा हूं कि भाई यही ओ एच होगा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर भी, इसको मैं वहां बेस बोल रहा हूँगा, और यही ओ एच है एस एन रिएक्शन के अंदर भी, और इसको मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूं। सर रीजन, बिकॉज, बिकॉज के बाद इस डॉट डॉट के अंदर आपको रीजन नजर आ रही है, दिल की आंख से पढ़ लें इस रीजन को।
सर आपने कहा था डोनेट टू एनी अदर एटम एक्सेप्ट प्रोटॉन, बट अभी आपने न्यूक्लियोफाइल को बेस की तरह समझाया, तो आपने कहा था डोनेट इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। बेटा मैं इसको आसान कर लेता हूँ। देखिए न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों एक जैसे बंदे हैं, दोनों एक ही बंदे हैं, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस दोनों का नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, दोनों का नाम डिफरेंट है। अगर आप इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो तो इससे अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा किसी भी एटम को अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन प्रोटॉन। और अगर आप इसी OH को बेस बोल रहे हो तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो किसको दे रहा है, प्रोटॉन को दे रहा है, मतलब H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस, दिस इज द बेटा सिंपल डिफरेंस न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस का। अब बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, फेयर इनफ न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास होते हैं। तो कुछ न्यूक्लियोफाइल की हमारे पास लिस्ट है। अच्छा मैं अब मैं बेस की बात नहीं कर रहा क्योंकि बेस का हमारा काम ही नहीं है, लुईस बेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि एसएन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का काम है। तो कुछ न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट होती है, वो क्या लिस्ट होती है वो बता देता हूं। वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, जो आसानी से अटैक करते हैं और पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को निकाल देते हैं। वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल के बाद होते हैं कुछ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ कैटेगराइजेशन की हुई है आपकी किताबों के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर। मेरे हिसाब से मुझे याद पड़ रहा है कैटेगराइजेशन शायद फेडरल बोर्ड में की हुई है या बलूचिस्तान बोर्ड में की हुई है। आपको अच्छा तरीका मैं बताता हूँ हमेशा कि एक एक नज़र सारी किताबें घुमा लिया करें, डीप में ना जाया करें, देख लिया करें एक एक नज़र हर किताबें। तो वहां पे इस तरह कैटेगराइजेशन दी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर इसलिए इसको लिख दिया। वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, फेयर न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो गुड से कम है लेकिन फिर भी अच्छी है। इसके बाद कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट है वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल, वेरी पुअर या वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ कैटेगराइजेशन की हुई हैं। इन कैटेगराइजेशन की बेस पे एमसीक्यू आ सकता है कि भाई आपको चार एटम दे दिए, वो चारों इसमें से है। वो बोले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो बोले सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो अगर आपको सर ने ये पढ़ाया हुआ होगा तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या कौन सबसे ज्यादा वीकर है। तो भाई जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें कौन आता है, एक आता है आयोडाइड, हेलोजन का पार्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और दूसरा हमारे पास कौन होता है, थायो अल्कोहल, SH, SH इज थायो अल्कोहल। SH का नाम लिख लीजिएगा। अल्कोहल के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ये थायो अल्कोहल्स कहलाते हैं, थायो अल्कोहल्स, ठीक है। इसके अलावा भाई गुड न्यूक्लियोफाइल में कौन आता है, आपका ब्रोमाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ब्रोमाइड के बाद आपका जो OH है इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। OH के अलावा जो आपका OR है, गुड न्यूक्लियोफाइल। जो आपका साइनाइड है ये भी आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल समझा जाता है, ठीक है। फेयर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो अमोनिया NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अपना लोन पेयर देता है, फेयर न्यूक्लियोफाइल है। क्लोराइड है, OH से कम है, फ्लोराइड है, OH से कम है, फेयर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वाटर ऑल्सो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन की लोन पेयर की वजह से, बट वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसमें भी जो ऑक्सीजन है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, लेकिन वो इंतहाई वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे ज्यादा होगी। इस बात को उर्दू में लिख लें, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे ज्यादा होगी। तो उस बेस पे आपने कुछ कैटेगराइजेशन कर ली, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, फेयर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, या फिर वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। कोई टेंशन है इसमें? जी मेरा बेटा। यस एग्जैक्टली। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की इंक्रीज होती है, तो फिर सर सवाल यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप, और सबसे टॉप पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से होते हैं, मुश्किल से होते हैं। हाँ बेटा मेरी आवाज़ लैग कर रही होगी, अब भी मेरी आवाज़ सही है? मैंने इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा था कि न्यूट्रोफाइल न्यूक्लियर, अच्छा ये सवाल,
कि पेपर में एमसीक्यू था, विच इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपको यहां नजर नहीं आ रहा किसी को? सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे जज्बात बच्चे बैठे हुए हैं। किसी को न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ना, शाबाश। H2O इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं। NH3 इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। आ जाए भाई। इसके बाद हमारे पास आता है लिविंग ग्रुप्स और सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट। अभी तो हम रिएक्शंस पे गए नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि रिएक्शन आज जो हो पाएंगे। चलें, जितना होता है वहां तक करेंगे, टेंशन नहीं है। अभी हमने कॉन्सेप्ट लिया किसका? अटैकिंग ग्रुप का। ये बेसिकली आपका कौन है? अटैकिंग ग्रुप, या ये बेसिकली कौन है? आपका रिएजेंट। बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ तो पा रहे हैं ना कि मैं कब किसकी बात कर रहा हूं? ये न्यूक्लियोफाइल की बात की है ना, तो मैंने किसकी बात की है? बेटा जिसको चक्कर आ रहे हो जल्दी से दवाई ले। अटैकिंग ग्रुप या फिर रिएजेंट की बात कर रहा हूं? बस बेटा खत्म करने लगा हूं, मैं खत्म करूंगा इसको। तो मैं अभी अटैकिंग ग्रुप या रिएजेंट की बात कर रहा हूं। अब मैं अगर इसको छोड़ दिया ना तो कल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर इसको छोड़ दिया तो। अब आखिरी बात मैं कर रहा हूं मेरा बेटा। अब मैंने किसका कॉन्सेप्ट देना है आप लोगों को? इस लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट देना है कि ये क्या बला है। एक तो आने वाले की बात कर ली मैंने, अब मैं जाने वाले की बात करूं। एक बंदा जा भी तो रहा था। तो अब मैं बात करता हूं बेटा लिविंग ग्रुप या सबस्ट्रेट की बात करता हूं, ठीक है। कि ये कौन होते हैं? बेटा इसको हाँ ये याद करना होगा कौन सा स्ट्रांग है। इस टेबल को तो याद करना होगा, कम से कम इसको तो याद करना होगा। इसको रटना होगा। हाँ जी, इसको याद करना होगा। कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में याद करने वाली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। इसको बेटा याद करना होगा। इसको याद करना होगा बेटे। बेटा मर्सेप्टेन, इसी थायो अल्कोहल को ऐसे इसको मर्सेप्टेन बोलते हैं। अभी इसको हम देख लेते हैं, अभी हमने बनाना भी है। ये थायोल को ही हम मर्सेप्टेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, हम थायोल्स में जाके देखेंगे। अच्छा, अब पहले लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। तो सबस्ट्रेट वो बंदा होता है, सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? सबस्ट्रेट वो बंदा होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पहले सबस्ट्रेट की डेफिनेशन समझे। जिस पर सब्स्टिट्यूशन हो रही हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वेयर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। सबस्ट्रेट निकला भी किससे है बेटा? सब्स्टिट्यूशन से निकला है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वेयर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये क्लियर है? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? तो यहां पर हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो अल्काइल हैलाइड होगा। एसएन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा वो कौन होगा? अल्काइल हैलाइड होगा। लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है मेरा बेटा? लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है, लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है, वो स्पीशी जो डिपार्ट करता है, जो निकल जाता है, वो मॉलिक्यूल, वो एटम या वो आयन जो सबस्ट्रेट से निकलता है सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में, वो मॉलिक्यूल आयन या स्पीशी जो सबस्ट्रेट से निकलता है सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जो इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? यस बेटे, इनकमिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? इनकमिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कौन सा ग्रुप हुआ? अभी हमने पढ़ा था। इनकमिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जल्दी याद दिलाएं। आने वाला कौन? न्यूक्लियोफाइल। शाबाश, इनकमिंग ग्रुप का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। इनकमिंग ग्रुप मस्ट बी स्ट्रोंगर। इनकमिंग ग्रुप जो होना चाहिए वो भाई लाजमी लाजमी स्ट्रोंगर होना चाहिए। किसके मुकाबले में? इनकमिंग ग्रुप मस्ट बी स्ट्रोंगर देन लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के मुकाबले में जो भी आपका इनकमिंग ग्रुप है, इट शुड बी, इट मस्ट बी स्ट्रोंगर। जो निकालने वाला बंदा हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गुड
लिविंग ग्रुप की, कि भाई गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं जो आसानी से लीव कर जाते हैं, और ये क्यों आसानी से लीव करते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी लेना जरूरी है। पहले तो गुड लिविंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, कुछ होते हैं मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो आसानी से लीव नहीं करते, कुछ होते हैं बेटा पुअर लिविंग ग्रुप जो बिल्कुल ही मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट को छोड़कर नहीं जाना चाहते, और कुछ होते हैं वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। अब इसमें एक रिलेशन भी नजर आएगा आपको, वो रिलेशन अभी बता दिया तो बेटा जहाज बन जाएगा। किताब को पढ़ा करें, किताब पढ़ा करें, किताब पढ़ेंगे तो मजे मजे की चीजें पता चलती है किताब से। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बेटा, गुड लिविंग ग्रुप की। गुड लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? एक आयोडाइड एक बंदा होता है जो, अगर उसको अटैक के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर भी वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और यही आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप भी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। आयोडाइड एक कॉमन वो बंदा है जो अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा अटैकिंग ग्रुप भी है। आयोडाइड के बाद गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है? ब्रोमाइड होता है। ब्रोमाइड के बाद कौन होता है बेटा? क्लोराइड होता है। क्लोराइड के बाद H2O भी आपके पास गुड लिविंग ग्रुप होता है। SH थायो अल्कोहल, ये आपके पास मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। साइनो, ये आपके पास मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। NH3, ये भी आपके पास मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहता, तो ये बेटा पुअर लिविंग ग्रुप है। OH पुअर लिविंग ग्रुप है। OR इज ऑल्सो अ पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, आगे जाके देखते हैं। वेरी पुअर लिविंग ग्रुप की बात करें तो जो H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है। NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अब इसमें पुअर लिविंग ग्रुप में आपको वो बंदे नजर आ रहे हैं। पुअर लिविंग ग्रुप हमेशा याद रखिएगा वो होता है, इसको कॉन्सेप्चुअली लिखें। पुअर लिविंग ग्रुप गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। पुअर लिविंग ग्रुप, जी बेटा ये दोनों टेबल्स याद करने हैं, तभी तो मैंने इसके इंतहाई मोहब्बत से लिखवाए हैं। समझिएगा बात को। गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है? गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो आसानी से अपने सबस्ट्रेट से निकल जाए। अब इसकी डेफिनेशन में आगे जाके बताता भी हूं। अब इसी में रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैंने ऊपर एक टेबल बनाया है उसका नीचे वाले टेबल से रिलेशन एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो रिलेशन समझें, और उस रिलेशन को समझ लेंगे तो काफी बात हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। जो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जो गुड अटैकिंग ग्रुप होगा, जो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, गुड अटैकिंग ग्रुप होगा, वो आसान लफ्जों में पुअर लिविंग ग्रुप होगा। सर क्या बोल दिया? आई रिपीट, मैंने कहा कि जो अच्छा अटैक करने वाला बंदा होगा वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, और जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा निकलने वाला ग्रुप होगा, वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। इनवर्स रिलेशन है, आसान लफ्जों में इनवर्स रिलेशन है। अगर एक बंदा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो पुअर लिविंग ग्रुप, अगर एक बंदा गुड लिविंग ग्रुप तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। बस ये रिलेशन है। लेकिन एक बंदा है सिर्फ आयोडीन, इसके लिए एमसीक्यू भी डिजाइन होता है भाई। ये आयोडीन है, ये आयोडाइड आइन, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप भी है, गुड लिविंग ग्रुप भी है। बेटा इतनी मजे की क्लास चल रही है और आप बोलो क्लास एंड कर दें, क्या यार। अब आयोडीन की बात करते हैं। अब आयोडीन की वजह से यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और खुल गया। आयोडीन की वजह से ना थोड़ी सी खिचड़ी और पक गई। आयोडीन की वजह से खिचड़ी क्या पकी? भाई सर आपने एक रिलेशन पहले समझाया, आपने रिलेशन ये समझाया, अगर एक बंदा गुड अटैकिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग अटैकिंग ग्रुप है, तो वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अटैकिंग ग्रुप अच्छा है तो लिविंग ग्रुप पुअर होगा। और एक बंदा अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो वो वीक अटैकिंग ग्रुप होगा। सही है, लेकिन सर ये आयोडाइड के केस के अंदर तो सर ये गुड लिविंग ग्रुप भी आ रहा है और साथ ही साथ सर ये गुड अटैकिंग ग्रुप भी आ रहा है। तो इसकी क्या साइंस है?
इसकी साइंस के बाद आपको ना ये दो बातें समझना जरूरी है, जिसके बाद फिर मैं क्लास को एंड करूंगा। पहले ये समझे, जो अटैकिंग ग्रुप थे, जो अटैकिंग ग्रुप थे उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने क्या नाम दिया? अटैकिंग ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग ग्रुप, आयोडीन मेरा दगाबाज, आयोडीन की वजह से थोड़ा कॉन्सेप्ट बिखर गया, फैल गया। अटैकिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप का भी एक नाम होता है, एकेयू के पेपर में एक बार आया था, एकेयू के पेपर में आया था। अटैकिंग ग्रुप को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं बेटा? अटैकिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फेडरल में लिखा हुआ ये चीज इसलिए आई थी एकेयू में। अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? माशाल्लाह 300 का मजमा बैठा हुआ है और किसी को ये नहीं पता कि लिविंग ग्रुप को क्या बोलते हैं। सबस्ट्रेट नहीं बोलते? इन्ना लिल्लाह, शाबाश। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। यहां पे जो लिविंग ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेना जरूरी है, वरना बेटा ये सारी जो मैंने मेहनत की है सब बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे क्लासिफाई होता है। एक बंदा है, सरसाद है, सरसाद गुड लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है, कैसे पता चलेगा मुझे? तो यहां पर ये बात समझना जरूरी है। एक होते हैं आपके पास गुड लिविंग ग्रुप और दूसरे होते हैं आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप। अब कौन सा बंदा पुअर लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा बंदा गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? अब इसको बेटा जरा डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, आज थक गया हूं मैं क्लास लेके। बेटा क्लास में खत्म करने लगा हूं अभी, बेटा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के बीच में कैसे क्लास खत्म कर सकता हूँ? बाकी किसी को जल्दी है तो बेटा ऊपर रेड बटन नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है अपने पास यहाँ से, तो वो जल्दी से क्लिक करे और जल्दी से अपने जल्दी से जो जरूरी काम है वो निपटा ले, क्योंकि हम तो मेरे ख्याल है चने बेच रहे हैं, मकई का ठेला लगाया हुआ है हमने यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स की। तो गुड लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो मोस्ट स्टेबल आइन बन जाए अगर ये अपने सबस्ट्रेट से निकल जाए। अगर मैं एक बंदा हूं और मैं अपने मॉलिक्यूल से निकलकर स्टेबल बन सकता हूं, अपने मॉलिक्यूल से निकलने के बाद स्टेबल रह सकता हूं, तो आई विल कंसिडर एज अ गुड लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप कौन होता है? अगर मैं अपने मॉलिक्यूल से निकल कर अलग होकर स्टेबल रह सकता हूं तो मैं गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर होऊंगा। मैं रह सकता हूं ना अकेले भाई, इंडिपेंडेंट रह सकता हूं। लेकिन अगर मैं नहीं रह सकता तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने मॉलिक्यूल से अलहदा हो जाऊं। अगर मैं अपने मॉलिक्यूल से निकल के अलहदा हो जाऊं और मैं स्टेबल नहीं रह सकता तो आई विल नॉट कंसिडर एज अ गुड लिविंग ग्रुप, आई विल बी कंसिडर एज अ पुअर लिविंग ग्रुप। मैं क्या कंसिडर किया जाऊंगा? पुअर लिविंग ग्रुप कंसिडर किया जाऊंगा। तो इसकी बहुत वन लाइनर कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को अमूमन नहीं पता होता है। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, कैसे पता चलता है? तो वो ऐसे पता चलता है भाई, जो गुड लिविंग ग्रुप होता है बिकम्स द मोस्ट स्टेबल आइन आफ्टर दे डिपार्ट्स। और जो वो होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? बिकम्स द अनस्टेबल जब ये अलहदा होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? अनस्टेबल अनस्टेबल आइंस बनाते हैं, ठीक है। अब इनका नेचर क्या होता है, जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं? वापस मैं गुड लिविंग ग्रुप पे आ रहा हूं। जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो बेसिकली आपके पास होती है वीक बेसिस। जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो आपके पास क्या होती हैं? वीक बेसिस, एसिड बेस वाले वीक बेसिस।
तो हम बोलते हैं जो हैलाइड हैं, जो हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स आर वीक बेसिस, हैलाइड्स वीक बेसिस हैं, एंड हेंस क्या हो जाएंगे, लिविंग ग्रुप गुड हो जाएंगे। हैलाइड्स हमारे पास वीक बेसिस हैं, और हेंस ये क्या हो जाएंगे, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएंगे। वीक बेसिस जो होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी वो क्या होंगी, गुड अटैकिंग ग्रुप होंगी, या पुअर लिविंग ग्रुप होंगी, या क्या होंगी, पुअर लिविंग होंगी। तो ये होंगी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे के ओ एच हो गया, के ओ एच को हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, कि अभी हमने हाइड्रो ऑक्साइड आयन को यूज भी किया है ऊपर, कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयंस एंड अमाइड आयंस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये अमाइड आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, एंड हेंस दे विल कंसिडर एज पुअर लिविंग ग्रुप। इनको कंसिडर किया जाता है पुअर लिविंग ग्रुप कंसिडर किया। तो इस बिना पर हम एक ऑर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, पर्टिकुलर टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रेलिवेंट, हमने आगे पीछे नहीं जाना। हम एक ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ, अब आयोडाइड का केस क्या था, आयोडाइड के केस के अंदर हमारे पास जब मिलता है आयोडाइड, तो आयोडाइड के बारे में पता चलता है कि भाई ये स्टेबल आयन भी बना लेता है। जब ये स्टेबल आयन बनाता है तो इसका जो नेचर होता है वो क्या हो जाता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। जब ये अपने सबस्ट्रेट से निकलता है तो ये स्टेबल आयन बना लेता है, दैट्स वाई इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और जब ये अकेला मिलता है आयोडाइड, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग बेस भी बिहेव करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करता है तो इसका मतलब ये कंसिडर किया जाता है ऑल्सो एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इसका डुअल नेचर है आयोडाइड का, सिर्फ आयोडाइड का डुअल नेचर है। बाकी सब जो नजर आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन उनका भी अपना सिमिलर बिहेवियर होता है। लेकिन आयोडाइड के नेचर को बुक के अंदर अलग से बताया हुआ है, आयोडाइड को अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो आपने ये साइंस आयोडाइड तक ही रखनी है, इससे आगे पीछे आपने नहीं बढ़ानी। कि आयोडाइड इज कंसिडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक तो गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर होता है, और ड्यू टू अपने नेचर की वजह से ये गुड अटैकिंग ग्रुप भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हेलोजेंस का ऑर्डर क्या बनेगा, जल्दी से बता दें मुझे। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हेलोजेंस का ऑर्डर क्या बनेगा, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। यस, शाबाश। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो बनता है इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आयोडीन होता है। नहीं बेटा, आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद फ्लोराइड।
इसकी रीजन क्या होती है कि भाई जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हेलोजेंस होता है प्रोटिक सॉल्वेंट में, वो आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। रीजन क्या है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन होगा, लाइक फ्लोराइड, फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन होगा वो लेस लाइकली अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने की ख्वाहिश नहीं होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन लेस लाइकली टू गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब चंदा, प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, एच पॉजिटिव पाए जाते हैं, लाइक वाटर। वाटर इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है। ईथर की बात करें तो ईथर भी एक सॉल्वेंट है जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें प्रोटॉन्स नहीं पाए जाते, एच पॉजिटिव नहीं पाए जाते। ठीक है। तो वाटर इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक बेटा मैंने बता दिया, प्रोटिक सॉल्वेंट अभी आगे भी डिस्कस होगा। चलें, एक 5 मिनट का मजीद टॉपिक रहता है और उसको कवर कर लेते हैं ताकि कल से हम एसएन रिएक्शंस कंप्लीट करें, अपने एसएन रिएक्शन स्टार्ट करें। अभी हम एक रिएक्शन का जेनेरिक रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, कल हम बेटा एसएन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। बेटा आज के लिए बहुत है, मुझे टॉपिक कोर्स भी खत्म कराने बेटा, मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक इससे लिंक हुआ हुआ है, तो वो हम करा लेते हैं ताकि कल आए तो आपका दिमाग साथ चल रहा हो। और जब दिमाग साथ चलेगा तो इंशाल्लाह पढ़ने में अल्टीमेटली खुद ब खुद मज़ा आ जाता है। ठीक है। पढ़ने मज़ा तब नहीं आता जब दिमाग बोलता है कि अब बस हो गई है। मुझे आइडिया है कि आप लोग सुबह से फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं और चलें, ये अब मज़ेदार टॉपिक है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। ये अभी आप लोग खुद ही बोलेंगे सर ये अच्छा टॉपिक है, ये अभी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैंने रिएक्शंस करवाने हैं और कुछ भी नहीं करवाना मैंने, सिर्फ मैंने रिएक्शंस करवाने हैं, और ये भी मज़े मज़े से कंप्लीट हो जाएगा। इंजॉय करते करते बातें करते करते पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग बस तहमुल रखें और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ये सम इंपॉर्टेंट सम जनरल रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के, अल्काइल हैलाइड के सम जनरल एस एन रिएक्शन है। मैं मैकेनिज्म आज नहीं पढ़ा रहा, मैकेनिज्म में लंबी साइंस है, लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैकेनिज्म को मैंने कल के लिए छोड़ दिया। ये कुछ जेनेरिक रिएक्शंस हैं जो मैं भी करवा रहा हूँ कि भाई आपका जो हेलोजन है वो इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा। मेरा ख्याल है बेटा मेरा साउंड ब्रेक हुआ होगा, कोई टेंशन नहीं है। जी जी बेटा, मेरा साउंड मेरा जैसे ही वापस आए तो मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ जैसी बेटा वापस आ जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी क्लियर है आवाज़? बेटा अभी वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेटा ये कुछ मैं वो कर रहा हूँ, डिजाइनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, बस 2 मिनट आप लोग पानी शानी पी सकते हैं इन द मीन वाइल। फिर मैं ये रिएक्शंस करवा के क्लास को एंड करूंगा, ये डिजाइनिंग थोड़ी सी मैं कर लूँ। ये मैं हेडिंग वाइज नहीं करवा रहा, हेडिंग वाइज कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको ये कार्ड की फॉर्म में करवा रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह इससे मज़ा भी आ जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। और इन रिएक्शन से जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है। और ये थोड़ा सा अच्छा तरीका होता है, इससे ज़रा रिएक्शंस ना याद भी हो जाते हैं और आपका एक शॉर्ट नोट, क्विक नोट्स टाइप भी बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन जिन रिएक्शंस में लंबी होती है, रिएक्शन में डिटेल होती है, तो उसको फिर ऐसे कराना मुश्किल हो जाता है, तो खिचड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे कोई लंबी नहीं है, यहाँ खाली रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, आप लोग जल्दी जल्दी बना लोगे। और जब बना लोगे तो आपको इंशाल्लाह इस तरीके से समझने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है। सर केमिस्ट्री और मज़ा ये दो अलग बातें कर रहे हैं आप। ये कहाँ चला गया हमारा? कितने हो गए?
हाँ, चलें इसमें बेटा कुछ एडिशन रिएक्शंस भी हैं, कुछ अलग से भी रिएक्शंस हैं, तो हमने सारे रिएक्शंस कवर कर लिए ताकि मैक्सिमम हमारा कवर हो जाए ना। हम खाली एक पर्टिकुलर एरिया को लेके कवर करेंगे तो बेटा फिर तो मज़ा नहीं आएगा। एग्जामिनर कभी आगे पीछे से ही पूछ लेता है। एप्टीट्यूड के एग्जामिनर आपके बोर्ड के टीचर्स तो होते नहीं हैं, उनको तो चीज़ें पता होती हैं, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए बेटा हर चीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। सही है। तो एडिशन ज़्यादा कराने का मतलब भरम झाड़ना नहीं होता। ज़्यादा कराने का मतलब एक्सर ये होता है कि बच्चा बोलता है ना आउट ऑफ द कोर्स आ गया। तो आउट ऑफ द कोर्स ये होता है कि एग्जामिनर तो आपका इंटर का एग्जाम तो टीचर तो है नहीं वो, तो उसको तो बहुत कुछ पता है। जो कुछ पता है वो उससे पूछ लेगा, और जो पूछ लेगा फिर वो अमूमन तो किताब में होता है। कभी कभार ऐसा होता है किताब में नहीं भी होता, जब नहीं होता तो फिर आप बोलते हो आउट ऑफ द कोर्स आ गया। तो अभी रिएक्शन है, अब जब देखें, सुने, जब ये अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन करेगा, एक स्ट्रॉन्ग, ये अल्काइल हैलाइड एक स्ट्रॉन्ग हेलोजन से रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग हेलोजन से रिएक्शन करेगा। मींस ब्रोमाइड है तो आयोडाइड से रिएक्शन करता है, आयोडाइड है तो वो क्लोराइड से रिएक्शन करता है। अपने से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, समझते रहिएगा। ये हेलोजन है, उस केस में क्या होगा कि जो पुराना वाला हेलोजन है उसको रिप्लेस कर देगा नया वाला हेलोजन। जो पुराना हेलोजन है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, नया हेलोजन उसको रिप्लेस कर देगा। इसको मैं एक अलग कलर से भी ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये समझे, एक बॉन्ड बना हुआ था, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड था, और उसी कार्बन हेलोजन के ऊपर एक दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक हेलोजन ने अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन इसने, यार ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जो प्रोडक्ट बनेगी, अब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगी, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल रेडिकल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर मौजूद है। मेरा वन नोट ना अजीब बावला हो गया है, वो भी कह रहे क्लास ऑफ कर दो, लेकिन सर नहीं कर रहे। तो जी अल्काइल रेडिकल जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, साथ में जो आ जाएगा वो ये हेलोजन जो है जिसने भी अटैक किया होगा वो आकर अटैच हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा सर, अल्काइल हैलाइड ही रहेगा प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड बना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो अटैकिंग हेलोजन होगा वो हम लगे हुए हेलोजन के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। बस बेटा 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ये वाली क्विकली बस आपने मेरा साथ देते रहे। अब जब अटैक करता है OH, H2O से अटैक होता है, H2O से अटैक होता है, H2O कहूं या इसको मैं कह दूं OH कह दूं, तो भाई H2O से जब ये अटैक होता है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन आता है इस हेलोजन एटम को रिप्लेस करता है, और रिप्लेस करके क्या बना लेता है बेटा, ROH बना लेता है। ROH मीन्स, सर ROH का मतलब ये होता है आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है आपका, अल्कोहल बनता है। अब देखते रहिएगा जरा आगे, हौसला रखते जाइएगा। अब जब ये रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ, सेम रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है सर ROH इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन OH ग्रुप के साथ लगा हुआ हो। कार्बन जब OH ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है तो उस केस में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है सर, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज यहां से लेकर जाना होता है तो वो प्रोटॉन से नेगेटिव चार्ज ले लेता है। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, हमें तो न्यूक्लियोफाइल स्टडी करना है ना, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो सर न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है, मेरे पेन बहुत स्लो स्लो काम कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है, जैसे H2O में न्यूक्लियोफाइल बना OH, यहां पर न्यूक्लियोफाइल बनता है RO। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और इसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जाके हेलोजन को रिमूव करता है, और हेलोजन को रिमूव करके ये क्या बनाता है, कार्बन, और साथ में क्या बना लेगा ये, OR। जब OR लगेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगी इस केस में, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम होगा ईथर। ये कौन सी प्रोडक्ट बनी है, ईथर बनी है। ठीक है। यहां पर क्या बना सर, वाटर ने जब अटैक किया
तो अल्कोहल बन गया। अल्काइल हैलाइड ने अटैक किया तो अल्काइल हैलाइड ही बना। नंबर 14 रिएक्शन, जब एसीटेट आइन इस पे अटैक करता है। एसीटेट आइन से मुराद क्या है सर? अब मैं डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूं। अब एसीटेट आइन से मुराद क्या है? आर सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये घूम रहा है। तो जब ये जाकर अटैक करेगा तो हेलोजन को निकाल देगा। हेलोजन जब निकल गया, पीछे से कौन आके लगेगा? सर पीछे से आके लगेगा दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इसके साथ आर। शाबाश, कौन सा ग्रुप बना ये? कौन सा ग्रुप बना? चैंपियन बच्चों। एसीटेट आयन ने आके अटैक किया तो सर यहां पर जो ग्रुप बना वो कौन सा ग्रुप बना? ईस्टर ग्रुप बन गया। ईस्टर ग्रुप बन गया। सर ये आप क्या करवा रहे हैं? ये मैं कुछ जनरल एसएन रिएक्शंस करवा रहा हूं, कुछ जेनेरिक एसएन रिएक्शंस में करवा रहा हूं। अब एक और रिएक्शन होता है जिसमें अटैक कौन करता है? इसमें अटैक करता है H2S। एच अटैक कौन करता है मेरा बेटा? इसमें अटैक करने वाला बंदा होता है H2S। H2S में जो न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है HS। वो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? HS। जैसे OH था ना, OH में OH था, यहां पे कौन होता है बेटा? HS होता है। यहां पर कौन होता है? HS होता है। ये जो मैं इलेक्ट्रॉन्स लगा रहा हूँ फिलहाल इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये खाली मैं ऐसी खूबसूरती से लगा रहा हूँ, फिलहाल इसको लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहाँ मेरा बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है SH। SH जाता है हेलोजन को रिमूव करता है, हेलोजन को रिमूव करके क्या बनाता है? अल्काइल हैलाइड, और साथ में क्या लग जाता है? RSH। जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट का नाम होता है थायो अल्कोहल या थायोल कहते हैं, या इस थायोल का एक और नाम होता है मर्सप्टन। क्यों मर्सप्टन कहते हैं इसको? इसकी रीजन हम जाके देखेंगे, जब थायो अल्कोहल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां जाके देखेंगे। अब एक और रिएक्शन देखिए बेटा, मैं एक पैटर्न में चल रहा हूं, अगर आप उस पैटर्न को फोकस फोकस कर रहे हैं तो पहले मैंने रखा H2O जिसमें से OH आपका न्यूक्लियोफाइल बना। फिर मैंने H2O में ऑक्सीजन रिमेनिंग रखा, मैंने ROH रखा। क्या रखा? ROH। ठीक है, जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन था? RO था। फिर मैंने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लेकर आ गया। अब मैं ऑक्सीजन को खत्म करके सल्फर को लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये मैंने H2S रखा था। अब H2S जैसा एक और बंदा होता है जिसको आप बोलते हैं, H2S जैसा एक और बंदा होता है जिसको आप बोलते हैं RSH। हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या लेकर आ गया? RSH लेकर आ गया। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? RS। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये लेता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो आर एस आपका क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसे बनेगी? आर अपनी जगह पे रहेगा, हेलोजन यहां से निकल जाएगा, सल्फर अटैच हो जाएगा, इन्ना लिल्ला, सल्फर अटैच हो जाएगा, सल्फर अटैच हो जाएगा आर के साथ। तो ये क्या बनेगा? इस ग्रुप को मेरा प्यारा बेटा हम बोलते हैं थायो ईथर। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? थायो ईथर। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज थायोईथर, इसको हम बोलते हैं थायोईथर। फिर एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं NH3 ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? NH3 अमाइंस, अमोनिया। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या बना लेता है बेटा? प्राइमरी अमाइन बना लेता है। प्राइमरी अमाइन कैसे बनाता है? आर अपनी जगह पे रहता है, आर की अपनी जगह पे रहता है, यहां पर कौन आ जाता है? NH2 आ जाता है। कौन आ जाता है? NH2। और जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को आप बोलते हो 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हो? 1 डिग्री अमाइन बोलते हो। अभी हौसला रखिएगा, एक और ग्रुप होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन N3, और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज N3, नेगेटिव चार्ज इसके पास होता है। ये हेलोजन के पास ये अल्काइल हैलाइड के पास आता है। अल्काइल हैलाइड के पास आकर ये किसको रिप्लेस करता है? हेलोजन को रिप्लेस करता है, और यहां पर अटैच हो जाता है, RN3 प्रोडक्ट बन जाता है। ये मुझे बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनी? नॉट नाइट्राइल, ये नाइट्राइल नहीं बना। दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अमाइन। नो, ये RN3 बनता है, ऑब्वियसली इट इज नॉट 3 डिग्री अमाइन।
RN3 आपके पास प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, नाइट्राइल बेटा नहीं है, नाइट्राइल RCN होता है, नाइट्राइल जो होते हैं वो RCN होते हैं। इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, ये क्या कहलाते हैं, ये नाइट्राइड्स कहलाते हैं एग्जैक्टली। यस। चले, इसका नाम मैं कल 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 हम इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इसके नाम पे भी फोकस नहीं कर रहे, इसके नाम को ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इसका नाम पता नहीं मेरे ध्यान से निकल गया है, तो अभी जाने देते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास होता है CN, जिसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या करता है, हेलोजन के अल्काइल हैलाइड के हेलोजन को जाता है और रिमूव करता है, और उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड किस तरह बनाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एस नाइट्राइल। इसको मेरा बेटा हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। लास्ट वन, लास्ट वन, आज हालत टाइट हो गई पड़ा पड़ा के, RC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका अल्काइल रेडिकल जा चुका है, इसने उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड के पास जाएगा, उसके हेलोजन को रिमूव करेगा, हेलोजन के रिमूव करके ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, वो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगी अल्काइन, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास, अल्काइन बनेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल रिएक्शंस हैं, SN रिएक्शंस हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई वैसे समझने वाला मुश्किल काम नहीं है। एक तो ग्रुप है, उस ग्रुप से फिर दूसरा निकलता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जब निकलता है तो उस न्यूक्लियोफाइल से एक प्रोडक्ट बनता है। तो आपने बस ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। एजाइड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे कल होती है मुलाकात।